हेलो एवरीवन। अब हम लोग एक क्वेश्चन पेपर लेते हैं 2021 का। तो 2021 में 26 सेट पेपर आए थे मेंस के, 26 सेट्स। तो वो 26 सेट्स जो थे 26, उसमें जितने भी क्वेश्चन रोटेशनल मोशन के आए हैं, मतलब रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के जितने भी क्वेश्चन उन 26 सेट्स में पूछे गए हैं। तो वो टोटल क्वेश्चंस हैं 6 एंड 10, मतलब 16 क्वेश्चंस आए हैं। इसमें से 6 क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड और 10 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। केवल किस चैप्टर की बात मैं कर रहा हूँ अभी? रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के। तो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के 16 क्वेश्चंस आए हैं पूरे 26 के 26 सेट में। अलग अलग चैप्टर में ऐसे ही आए होंगे, ठीक है। इतने केवल 21 वाले 2021 के पेपर में आए हुए हैं। तो ये मेंस का हम पेपर ले रहे हैं और फिर हम आगे एडवांस के भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एडवांस के भी आगे करेंगे। पहले हम थोड़ा सा मेंस के अभी कंटिन्यू रखेंगे। तो वो क्वेश्चन हम करते हैं ऐसे ही चैप्टर वाइज, धीरे धीरे हर चैप्टर के उठाएंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्वेश्चंस कराएंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। और मैंने एक और चीज़ देखी है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपके फार्मूले याद होंगे उतने ही आपको वहाँ पर टाइम सेविंग होगी और सहूलियत होगी। ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूले आप याद रखने की कोशिश करें। कॉन्सेप्ट तो याद रखना ही है, फार्मूले जितने ज़्यादा आपके माइंड में रहेंगे उतना ही क्वेश्चन के लिए टाइम बच जाता है। दूसरी चीज़ हमने ये देखा है कि जितने भी पेपर प्रीवियस में आ रहे हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस पेट हैं और वो बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं। जैसे आप लास्ट में चले जाएं चैप्टर्स सेमीकंडक्टर फिजिक्स में, या फिर उधर बोर्स मॉडल में चले जाएं, मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चंस बड़े सिंपल आते हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन टफ आते हैं। उनके कॉन्सेप्ट बड़े सीधे साधे, सब हाइपोथेसिस पे बेस्ड होते हैं, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं और थ्योरी अच्छे से उसके अंदर की आनी चाहिए, दी ब्रोगली वगैरह पे। तो 2 टाइप के क्वेश्चन हमने देखे हैं, वो 100% आपको पेपर में मिलने ही मिलने हैं। बाकी ये मॉडर्न फिजिक्स में और भी मिलेंगे, जेनर डायोड पे और एक लॉजिक गेट पे। लॉजिक गेट पे 101% क्वेश्चन एक आता ही आता है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन आता है। जेनर डायोड पे क्वेश्चन आता ही आता है, सिंपल आता है। जेनर डायोड के बारे में हम बात करेंगे, उसका डिटेल बताएंगे, फिर वो सिंपल हो जाएगा। और सेमीकंडक्टर फिजिक्स से और भी डायोड पे सिंपल क्वेश्चंस आए हुए हैं, डायोड वाले सर्किट्स पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये 3 डायोड पे सिंपल, जेनर डायोड पे प्लस लॉजिक गेट, एक लॉजिक गेट का क्वेश्चन रहेगा ही। तो ये 4 3 12 नंबर का तो ऐसे ही फिक्स है एक तरीके से देखा जाए तो अभी हम रोटेशनल डायनामिक्स के 2021 के 26 सेट में जितने क्वेश्चंस टोटल पूछे गए हैं, 16 क्वेश्चन, उनको डील करने जा रहे हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड पहले उठाते हैं हम लोग। बड़े सिंपल क्वेश्चन है, देखो अभी आपको लगेगा। इसमें देखिए एक क्वेश्चन है कि एक डिस्क है जो एक इंक्लाइन प्लेन पे, थीटा एंगल है इंक्लाइन प्लेन का, उससे किसी हाइट एस से इसको छोड़ दिया गया है फ्रीली, मतलब रेस्ट से, और उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो प्योर रोलिंग करते हुए आ रही। तो कहा गया है कि द एक्सीलरेशन ऑफ द डिस्क विल बी 2/b जी साइन थीटा। मतलब ये इंक्लाइंड प्लेन है और थीटा एंगल है, ये यहाँ से कहीं से डिस्क को छोड़ा गया और ये ऐसे लुढ़कते हुए आ रही है इस पे, प्योर रोलिंग करती हुई। तो इसका एक्सीलरेशन दिया गया है, देखो कितना सिंपल है, अगर आपको फार्मूला याद है तो। ये दिया हुआ है जी साइन थीटा अपॉन बी, जी साइन थीटा अपॉन बी, ये 2/b है, 2/b जी साइन थीटा, ये एक्सीलरेशन इसका दिया गया है। अब आपसे पूछा गया है कि बी बताइए, तो महारद्दी क्वेश्चन है। हम तो जानते हैं ए का फार्मूला क्या होता है, जी साइन थीटा अपॉन 1+c। अब डिस्क है चूंकि ये, तो डिस्क के लिए c कितना होता है, 1000 बार बता चुका हूं, 1/2। यहाँ रखोगे 3/2 आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा,
तो 2/3 जी साइन थीटा। तो 2g साइन थीटा को छोड़कर 2g साइन थीटा को छोड़कर जो भी है वो क्या है, b है। तो b की वैल्यू 3 हो गई। सिंपल, 2 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा ये। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया है, ए सर्कुलर डिस्क रीचेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन ऑफ लेंथ l. When it slips down the plane, okay, it takes time t1. When it rolls down on the plane, then it takes time t2, and t2 by t1 is under root 3 by x. तो x की वैल्यू बतानी है। कहने का मतलब ये है, डिस्क है इसमें भी शायद, हाँ डिस्क इसमें भी है। इन्होंने कहा कि ये डिस्क ऐसे चलती आ रही है, तो एक बार ये स्लाइड करती हुई आती है, स्लिप करती है, एक बार रोलिंग नहीं कर पाती है। इसका मतलब फ्रिक्शन जीरो है। वो हमने बताया था, जब भी फ्रिक्शन जीरो होगा और ये स्लिप करेगी, स्लिप करते हुए आएगी, रोटेट नहीं करेगी, तो एक्सीलरेशन कितना होता है, जी साइन थीटा ओनली। उस समय म्यू जीरो हो जाता है। अगर रोल करते हुए आएगी तो फिर यही होगा। और टाइम जो लगता है वो हमने बताया था अंडर रूट 2s बाई एक्सीलरेशन। तो एक बार t1 लिख लेंगे, 2s तो सेम ही रहेगा, t1 लिखेंगे तो यहाँ a1 लिखेंगे, t2 लिखेंगे तो 2s बाई a2 लिख लेंगे। t1 किस कंडीशन में है, जब वो स्लिप करती हुई आती है, स्लाइड कर रही है, फ्रिक्शन जीरो है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, जी साइन थीटा। तो कहने का मतलब a1 को हम क्या लिखेंगे, जी साइन थीटा, है ना, जी साइन थीटा। फिर एक बार रोल करते हुए आती है तो टाइम t2 लगाती है, तो उस समय हम क्या लिखेंगे, जी साइन थीटा बाई 1 प्लस सी। तो ये अपना क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा बाई 1 प्लस सी। और t2 बाई t1 की वैल्यू दी गई है, तो t2 बाई t1 निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ से। t2 बाई t1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2s बाई a2 अपॉन 2s बाई a1। तो a1 ऊपर आ जाएगा, a1 बाई a2। तो ये फाइनली क्या बन गया, a1 की वैल्यू क्या होगी, जी साइन थीटा, और ये हो जाएगा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस सी। तो ये ऊपर चला जाएगा, ये आ गया। तो जी साइन थीटा कैंसिल आउट, अंडर रूट के अंदर क्या बचा, 1 प्लस सी। डिस्क है तो सी की वैल्यू 1/2 रखेंगे, तो कितना आ जाएगा, 3/2। और ये t1 बाई t2 बाई t1 की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है, अंडर रूट 3/x। ये 3/x दिया हुआ है, तो रूट हटा दीजिए बोथ साइड, यहाँ 3 है यहाँ भी 3, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 2। बस यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू बॉडीज, ए रिंग एंड सॉलिड सिलेंडर ऑफ सेम मटेरियल, ओके, रिंग है, सॉलिड सिलेंडर है, सेम मटेरियल के हैं, रोलिंग डाउन विदाउट स्लिपिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, किसी इंक्लाइंड प्लेन पर बिना स्लिप किए हुए रोल कर रहे हैं, प्योर रोलिंग। द रेडियाई ऑफ द बॉडीज आर सेम, रेडियाई भी सेम है। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास एट द बॉटम ऑफ द inclined plane of the ring to that of the cylinder is under root x by 2, then the value of x। ये भी उसी टाइप का, क्या बोला इन्होंने, ये एक इंक्लाइंड है, ये इंक्लाइंड प्लेन हम बना लिए, ये इंक्लाइंड प्लेन है। अब ये थीटा एंगल कुछ होगा, यहां से एक रिंग को छोड़ा गया और एक सॉलिड सिलेंडर को छोड़ा गया, ये दोनों ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आते आते इसकी वेलोसिटी कुछ हो जाएगी रिंग की, vr, और यहाँ पर आते आते इसकी वेलोसिटी हो जाएगी सिलेंडर की, vc। v का हमने फार्मूला बताया था, v इज इक्वल टू क्या हो जाता है, अंडर रूट 2as, ये s डिस्टेंस होती थी, तो 2s तो दोनों के लिए सेम है, तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी, एक्सीलरेशन पे, ठीक है। अब रिंग की वेलोसिटी और
सॉलिड सिलेंडर की वेलोसिटी का जो रेशियो दिया हुआ है वो ये इसका वी आर बाई वी सी दिया हुआ है अंडर रूट एक्स बाई टू। यस, अंडर रूट एक्स बाई टू। तो आपसे क्या पूछा गया है, एक्स की वैल्यू, तो ये तो आपको पता ही है। वी आर को क्या लिखोगे, वी आर को लिखोगे अंडर रूट टू ए आर एस अपॉन अंडर रूट टू ए क्या सी सिलेंडर का इंटू एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स बाई टू। तो ये टू एस कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, एक्सीलरेशन ऑफ रिंग अपॉन एक्सीलरेशन ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स बाई टू। अब एक्सीलरेशन रिंग का कितना होगा, तो फार्मूला हमारे पास वही है, क्या रखेंगे इसका जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस सी, किसका सी, रिंग का, नीचे जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस सी, सी किसका, सिलेंडर का, जी साइन थीटा गया तो बचा क्या, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस सी ऑफ सिलेंडर 1 प्लस सी ऑफ रिंग, ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स बाई टू। अब सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर है तो ये 1/2 होगा सी, रिंग का सी कितना होता है 1, तो फाइनली ये क्या बना, ये 1/2 लिखोगे तो 3/2 आ जाएगा, 3/2 नीचे 1 प्लस 1 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स बाई टू। ये 2 नीचे आ जाएगा, रूट के बाहर हो जाएगा, तो आ जाएगा अंडर रूट 3/2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स बाई टू। कैंसिल हो गया, रूट से रूट हट जाएगा, एक्स की वैल्यू 3। नेक्स्ट, सब ऐसा ही इसी टाइप के बार बार पूछेगा, सिंपल, इंक्लाइन इंक्लाइन इंक्लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू वाला ही है, द सेंटर ऑफ ए व्हील रोलिंग ऑन ए प्लेन सरफेस moves with a speed v naught. Okay, a particle on the rim of the wheel at the same level as the center of mass will be moving at a speed of under root x v naught, then value of x। इसने ये कहा है कि एक व्हील है जो कि एक प्लेन सरफेस पे ऐसे मूव करता हुआ जा रहा v नॉट स्पीड से, ठीक है, प्योर रोलिंग करता हुआ जा रहा है। इसकी रिम के ऊपर, मतलब ये सर्कमफरेंस के ऊपर, व्हील के रिम के ऊपर एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल का वही हाइट है जो इसके सेंटर ऑफ मास की हाइट है, यहाँ सरफेस से, ग्राउंड से। तो वो तो 2 पॉइंट हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये दोनों पॉइंट सर्कमफरेंस पे हैं और सेम हाइट पे हैं जितनी हाइट पे सेंटर ऑफ मास है। ये कहानी बोली उसने। अब ये कह रहा है जो ये पॉइंट है, ये पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी जो है कितनी दी हुई है, अंडर रूट एक्स इंटू वी नॉट, इस वाले की अंडर रूट एक्स इंटू वी नॉट। तो एक्स की वैल्यू बतानी है, ये तो महारथी क्वेश्चन है, प्योर रोलिंग में जाता है, हमने सब बताए थे। इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होती है, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होती है, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होती है। प्योर रोलिंग मोशन होता है तो 2 वेलोसिटी आती है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। तो यहाँ पर जो होती है 2 वेलोसिटी होंगी, एक टेंजेंशियल होगी और एक सेंटर ऑफ मास की वजह से आगे की तरफ होगी, तो इस तरफ से ऐसे हो जाती है। ऐसे यहाँ पर भी 2 होती थी, ऐसे ऐसे, तो ये नेट होती थी, तो नेट वेलोसिटी दी गई है। अब यहाँ पर तो हमने बताया था, यहाँ पर 0 हो जाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यहाँ पर कितनी हो जाती है √2 इंटू जो भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। यहाँ पर कितनी हो जाती है 2v नॉट, यहाँ पर भी कितनी हो जाती है √2 इंटू वी नॉट। तो x की वैल्यू क्या आ गई, √2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है, x की जगह पे क्या है 2,
तो हमारा आंसर सिंपल है, तो यहीं से, इसमें कुछ करना ही नहीं था, थ्योरी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप का ही। ए सॉलिड डिस्क ऑफ रेडियस इतना एंड मास इतना, ओके, इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी 600 rpm revolution per minute about an axis normal to its circular plane, okay, and passing through its center of mass, okay. The retarding torque required to bring the disk at rest in 10 seconds is, रिटार्डिंग टॉर्क पूछा है जो इस डिस्क को 10 सेकेंड में रेस्ट में कर दे, ओके। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है। हमारी डिस्क है एक जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ऐसे ये डिस्क है, फिगर पे मत जाइए, ये अपना डिस्क है, रोलिंग करते हुए इस सरफेस पे जा रही है आगे, ठीक है, आगे रोल करती हुई जा रही है। अब इस पे ये कह रहा है कि कितना रिटार्डिंग टॉर्क लगाया जाए ताकि ये 10 सेकेंड में रेस्ट में आ जाए, और चीज़ें क्या दी गई हैं, इसका मास दिया गया है 10 kg, रेडियस दी गई है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर को मैं लिख सकता हूँ 1/5 मीटर, क्योंकि 20/100 करोगे मीटर में चेंज करने के लिए तो ये आ जाएगा। और नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस दिए हुए हैं एम, ये 600 रिवोल्यूशन पर मिनट, तो पर सेकंड कितने हो जाएंगे, 60 से डिवाइड कर दिया, 10 रिवोल्यूशन पर सेकंड, ये एन दे दी गई फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा कितना हो जाएगा फिर 2πn, तो हो जाएगा ये 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो अल्टीमेटली हमें इस फॉर्मेट में ओमेगा दिया गया है। तो ये 3 चीज़ें आपको दी गई हैं, सर्कुलर प्लेन, ओके, अबाउट एक्सिस नॉर्मल टू, ठीक है, ये अपनी एक्सिस के अबाउट, एक्सिस ऐसे होगी रोटेट करती हुई जा रही है। अब इस पे टॉर्क लगाया गया, अपोजिंग टॉर्क, ताकि ये 10 सेकेंड में, कितने सेकेंड में, 10 सेकेंड में रेस्ट में आ जाए, ठीक है। तो वो टॉर्क कितना होगा वो पूछा गया है, ठीक है। टॉर्क जाहिर सी बात है ऐसे लगेगा उल्टा, तभी इसको, इसके रोटेशन को धीरे 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 कम कर पाएगा, ओके। तो फाइनली इसकी जो ओमेगा है वो 0 हो जा रही है। अब हम ये फार्मूला लगाएंगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस नहीं माइनस लिखेंगे, क्योंकि अल्फा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये टॉर्क इसको, किसकी स्पीड को क्या कराएगा, डिक्रीज कराएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस अल्फा टी लिखेंगे, ओके। ओमेगा नॉट फाइनली क्या हो जाएगी 0, और इनिशियली क्या है, इनिशियली ये ओमेगा नॉट है, फाइनल ओमेगा क्या हो जाएगी 0, तो ये हो जाएगी 20 पाई माइनस अल्फा, कितना टाइम ले रही है 10 सेकेंड, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, अल्फा आ गया। अब निकाल सकते हैं हम लोग टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, डिस्क है तो डिस्क का क्या हो जाएगा, हाफ mr स्क्वायर इंटू अल्फा, तो हाफ लिख लिया, मास कितना है 10 kg, और r कितना है 1/5 स्क्वायर कर दिया तो 25 इंटू अल्फा कितना है 2 पाई, और पाई को कितना लेना है, इसमें कुछ दिया है, इसमें कुछ नहीं दिया है, हाँ आंसर दिया है ऐसे करके, डैश ये फिल करना है आपको, पाई इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन मीटर, तो टॉर्क दे रखा है पाई इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन मीटर, मतलब यहाँ पर कुछ वैल्यू है इंटू पाई इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन मीटर, ये आंसर आएगा। तो उसमें यहाँ पर क्या है वो पूछा गया, तो हम लोग निकाल लेते हैं, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, 5 2 जा 10, 5 5 जा, तो ये कितना आ जाएगा 0.4 पाई, ठीक है।
ये 0.4 आ गया। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻1। पॉइंट को हमने 10⁻⁻1 के फॉर्मेट में लिख दिया। तो ये तो चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पर क्या बना 4, तो हमारा आंसर हो गया 4। ठीक है, यही हम आंसर में फिल करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसे दिया हुआ है, जैसे हमारी साइकिल होती है उसी तरीके से ये दो आपके व्हील्स दिए हुए हैं ये, और इसके ऊपर बेल्ट चढ़ी हुई है। और ये बेल्ट इनको जो है रोटेट करा रही है, जैसे अपनी साइकिल में चेन होती है। और इन दोनों व्हील्स का जो रेडियस दिया हुआ है, इसका 3r है और इसका जो है r है। ये फिगर बना हुआ है, और इस वाले व्हील को P कह दिया गया है, इस वाले को Q कह दिया गया है, और ये जो बेल्ट इसके ऊपर चढ़ी है इसको नाम B दे दिया गया। बोला क्या गया, इन द गिवन फिगर टू व्हील्स P and Q are connected by a belt B. The radius of P is 3 times that of Q। वो दिया हुआ है क्वेश्चन में। In case of same rotational kinetic energy, the ratio of rotational inertias will be x:1। P और Q के रोटेशनल इनर्शियाज का रेशियो दिया हुआ है x:1, तो x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, और क्वेश्चन में और क्या चीज दी हुई है, इन केस ऑफ सेम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इन केस ऑफ सेम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम है। इस कंडीशन में आपको क्या बताना है, इस कंडीशन में ये दिया हुआ है कि दोनों के रोटेशनल इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और ट्रांसलेशनल इनर्शिया क्या होता है, मास। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, ये I1 और I2 का रेशियो दिया हुआ है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 मान लिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 मान लिया, दोनों ऐसे रोटेट हो रही हैं। तो ये रेशियो x:1 दिया हुआ, तो x बताना है। कंडीशन ये है कि इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी k1 और उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों इक्वल हैं। ये क्वेश्चन है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं, हाफ I1 ω1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ I2 ω2 स्क्वायर। हाफ हाफ कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब I1 ω1 स्क्वायर इज इक्वल टू I2 ω2 स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, I1 रेशियो I2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ω2/ω1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये ω1 ω2 कैसे आएंगे, तो अगर ये बेल्ट इस पे चढ़ी हुई है और ये रोटेट हो रहे हैं दोनों व्हील्स, तो ये बेल्ट ना तो स्लैक हो रही है ना ब्रेक कर रही है। ठीक है, ये टाइट बनी हुई है, इसकी लेंथ भी बढ़ नहीं रही है, ना ही ये ब्रेक कर रही है। ठीक है, नहीं इसके ऊपर स्लिप कर रही है, ये प्योर रोलिंग चल रही है दोनों की। तो ऐसी कंडीशन में किन्हीं बेल्ट के किन्हीं भी दो पॉइंट का जो स्पीड होगा वो सेम रहेगा हमेशा। तो एक स्पीड हम यहाँ से निकाल लेंगे, एक स्पीड हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो टेंजेंशियल स्पीड जो होती है सर्कुलर मोशन में, यहाँ पर क्या है, स्लिपिंग तो हो नहीं रही, तो जो स्पीड इस व्हील के पॉइंट की होगी वही बेल्ट की होगी। तो टेंजेंशियल स्पीड हम जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। तो इसके केस में क्या लिखेंगे, कैपिटल R इंटू ω1। मान लेते हैं ये कितनी स्पीड से रोटेट कर रही है, ω2, और ये कितनी एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है, ω1। बट ये टेंजेंशियल स्पीड, लीनियर स्पीड चेंज नहीं होगी। जितनी बेल्ट के इस पॉइंट की स्पीड होगी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, उतनी ही इस वाले की इस डायरेक्शन में होगी। अगर ये चेंज हो गई तो ये ब्रेक कर जाएगी, ये स्लैक कर जाएगी, एक कम एक ज्यादा हो गई तो टेंजेंशियल स्पीड सेम रहना है, ये प्रोडक्ट सेम रहना है।
ठीक है, तो यहाँ से प्रोडक्ट हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3r इंटू ओमेगा 1, ये रेडियस की जगह हो गई r इंटू ओमेगा 1। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैपिटल R इंटू ओमेगा 2। ये हमारा कंस्ट्रेंट मिला। क्या कंस्ट्रेंट है कि बेल्ट की जो भी टेंजेंशियल स्पीड है, जो भी हर 2 पॉइंट की, यहाँ के ये वाला पॉइंट अगर v स्पीड से आगे जा रहा है तो ये वाला भी v स्पीड से आगे जाएगा, अलग अलग स्पीड से होंगे तो ब्रेक कर जाएगी। ठीक है, तो इस व्हील से हमने टेंजेंशियल स्पीड निकाल ली, आर ओमेगा निकाल लगा करके, कैपिटल R इंटू ओमेगा 2, और यहाँ पर निकाली 3r इंटू ओमेगा 1। इसको मान लिया ओमेगा 1 से रोटेट हो रही है, ओमेगा 2 से, तो रेडियस इंटू एंगुलर स्पीड, रेडियस इंटू एंगुलर स्पीड, ये इक्वल होने चाहिए टेंजेंशियल स्पीड। तो यहाँ से r कैंसिल हो गया, ओमेगा 2 की वैल्यू आ गई 3 ओमेगा 1, तो यहाँ पर रख देंगे 3 ओमेगा 1, ओमेगा 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9। ये क्या आ गया 9:1। तो I1 I2 का रेशियो क्या है x:1, तो x की जगह पे क्या है 9, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 9। तो ये थे हमारे 6 क्वेश्चन, कैसे वाले, न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये मैं बता दूं कहाँ से करा रहा हूँ, ये हमें मिले हैं सिंगेज की बुक में, लास्ट में अनसॉल्व्ड पेपर दिए हुए हैं, उसमें जो है रखे हुए हैं, अनसॉल्व्ड हैं ये, उन्हीं को सॉल्व करा रहा हूँ। सिंगेज की बुक्स जानते हो आप, IT एडवांस मेंस वगैरह के लिए बहुत अच्छी होती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव वाले आए, वो भी बड़े सिंपल हैं। पहला क्वेश्चन ये है, मैं पूरा बता देता हूँ आपको। 2 डिस्क हैं और दोनों डिस्क रोटेट हो रही हैं विद एंगुलर स्पीड ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। 2 डिस्क हैं, एक ये डिस्क है और एक ये डिस्क है, दोनों के एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम है, रेडियस मास अलग अलग कुछ भी हो सकते हैं। तो ये ऐसे रोटेट हो रही है, ये फिगर नहीं बना है, ये क्वेश्चन में जो लिखा है वो मैं बता रहा हूँ। ये I1 है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये ओमेगा 1 एंगुलर स्पीड से रोटेट हो रही है, ठीक है। और इसका जो है I2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ये जो है ओमेगा 2 एंगुलर स्पीड से रोटेट हो रही है। अब क्या किया गया, दोनों के ऐसे रोटेट करते हुए रोटेट कर रही हैं, और दोनों को जेंटली एक के ऊपर एक ऐसे रख दिया गया इस तरीके से, ठीक है। तो फाइनली जो है जब ये एक साथ रोटेट कर रही होंगी तो इनकी एक कॉमन एंगुलर स्पीड आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस में जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसमें कितना लॉस हुआ ये पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछा गया है, अलग अलग एंगुलर स्पीड से अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की 2 डिस्क हैं, रोटेट कर रही हैं, एक के ऊपर एक रोटेट करते हुए ऐसे रख दी गई, कहीं से कोई टॉर्क एक्स्ट्रा नहीं लगाया गया। आपस में एक दूसरे पे टॉर्क लगाएंगी टेंजेंशियल, बट वो इंटरनल टॉर्क होगा, ठीक है। तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। एक्सटर्नल टॉर्क लगेगा तभी चेंज होगा, अदरवाइज कंजर्व रहेगा। तो ऐसे बस रख दिया गया जेंटली, ओके। तो ये इस पे लगाएगी एंगुलर इंपल्स, ये इस पे लगाएगी एंगुलर इंपल्स, तो वो आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। तो इंटरनल फोर्सेस या इंटरनल टॉर्क्स का कोई बॉडी की या पूरे कंप्लीट सिस्टम की डायनामिक्स पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन काम करेगा। तो अभी इनका एंगुलर मोमेंटम क्या है, अभी एंगुलर मोमेंटम है I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2, ये नेट एंगुलर मोमेंटम है बिफोर कांटेक्ट, ओके। बाद में जब कांटेक्ट कर दिया गया और फिर वो आफ्टर सम टाइम साथ साथ रोटेट करने लगी, साथ ही रोटेट कर रही हैं,
कॉमन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, दोनों एक साथ रोटेट करने लगेंगी। ठीक है, शुरुआत में तो थोड़ा स्लिप करेंगे, फिर आपस में फ्रिक्शन की वजह से साथ साथ फिर रोटेट रहेंगी। तो ये है इसकी कहानी पूरी। तो जब उस समय कॉमन एक एंगुलर स्पीड आ जाएगी, उसको मान लेते हैं ओमेगा, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे हम लोग? अब दोनों इस जो हमारी डिस्क हैं साथ साथ रोटेट हो रही हैं, उन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2। तो फिर लिखेंगे आई ओमेगा, आई की जगह क्या लिखेंगे? I1 प्लस I2, और फाइनल दोनों ही डिस्क एक ही एंगुलर वेलोसिटी से साथ साथ रोटेट हो रही हैं। तो ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम था। यहाँ से हमारा ओमेगा निकल आया, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2, ये आ जाएगा। तो कितना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ, ठीक है, ये पूछा गया। जाहिर सी बात है ओमेगा बाद में कम हो जाएगी रोटेशन, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी रोटेशन वाली वो कम हो जाएगी। तो इनिशियल जो थी टोटल, उसमें से फाइनल वाली माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इनिशियल हमारी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, दोनों की लिख लेते हैं, हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर, फिर माइनस फाइनल क्या हो जाएगी, साथ साथ चल रही, तो हाफ I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ये है I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 बाई I1 प्लस I2 होल ऑफ स्क्वायर, तो हाफ I ओमेगा स्क्वायर। अब इसको हम कैंसिल आउट कर लें, यहाँ से ये इसका स्क्वायर बाहर निकलेगा, एक कैंसिल हो जाएगा, हाफ बच जाएगा, तो हाफ कॉमन ले लेते हैं। हाफ कॉमन लिया तो यहाँ क्या आया, I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस I2 ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस हाफ तो कॉमन हो गया, एक कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक बच जाएगा I1 प्लस I2, और ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, I1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 ओमेगा 1 ओमेगा 2, इसका स्क्वायर खोल दिया, नीचे क्या होगा, I1 प्लस I2, ये आएगा। अब क्या किया, एलसीएम ले लिया, I1 को मल्टीप्लाई किया, I1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर, यहाँ I1 मल्टीप्लाई किया, I1 I2 ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस I2 से किया I1 I2 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस फिर I2 से यहाँ किया I2 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर, माइनस ये कर दिया, तो माइनस I1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस I2 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस 2I1 I2 ओमेगा 1 ओमेगा 2, और नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा अपना पूरा, I1 प्लस I2, ये आ गया। यहाँ ये देखिए कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, I1 I2 पूरे में कॉमन है, तीनों में एक ये बचा, ये बचा, ये बचा, कॉमन ले लिया तो आ जाएगा I1 I2 अपॉन 2, और ये I1 प्लस I2, अंदर क्या बचेगा, I1 स्क्वायर बचेगा ना, ओमेगा 1 स्क्वायर, यहाँ बचेगा प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2, तो ये ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर बन गया। तो फाइनली हमारा I1 I2 बाई 2 टाइम्स I1 प्लस I2 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 होल स्क्वायर, तो ये आया डेल्टा के, चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से एक ऑप्शन ये होगा, यही हमारा ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो ये बस कैलकुलेशन थी, बाकी और कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिंगल particle moving with constant speed along circular path remains same
in magnitude but changes in direction, remains same in magnitude but magnitude and direction both is 0, third option, and fourth option है changes in magnitude but remains same in the direction। तो इसको बताया गया है कांस्टेंट है क्या है क्या नहीं है। तो इसमें तो बड़ा सिंपल है, हमारा एक पार्टिकल है, क्या है, कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, सिंगल पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड अलोंग द सर्कुलर पाथ। ये कोई सर्कुलर पाथ पे ऐसे पार्टिकल मूव कर रहा है इस तरीके से, हमेशा इसकी वेलोसिटी क्या होगी, टेंजेंशियल हर एक पॉइंट पे, और ये कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, ये भी बोला गया, मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड अलोंग द सर्कुलर पाथ। अब पूछा गया एंगुलर मोमेंटम, और वो भी चेंज इन डायरेक्शन, तो एंगुलर मोमेंटम पूछा गया। अब कोई भी अगर सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, कैसा भी सर्किल हो, जैसे ये सर्किल है, ऐसे बना लेते हैं, ये इस तरीके से इसकी वेलोसिटी होगी, ये सेंटर है, तो एंगुलर मोमेंटम हम लोग जानते हैं एल क्या होता है, आर क्रॉस पी, और पी क्या होता है एम वी, एम बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आर क्रॉस वी, ठीक है। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मास m का पार्टिकल है, v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, तो p की डायरेक्शन किधर हुई, इधर, और सेंटर से जो ये हमारी, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, तो ये होता है r की डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नीट्यूड यहीं तक है, ये डायरेक्शन में बता रहा हूँ, और ये p की डायरेक्शन, तो r क्रॉस p आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ देखो r क्रॉस p आउटवर्ड डायरेक्शन, ये देखो r क्रॉस p, r क्रॉस p, r की तरफ उंगलियां रखें, p की तरफ रोटेट कराएं, ये p है मोमेंटम। सिमिलरली ये r हो गया, r की डायरेक्शन नीचे, r वेक्टर रेडियल वेक्टर, और p की डायरेक्शन ये है मोमेंटम m इंटू वी, r क्रॉस p, तो हमेशा किस डायरेक्शन में है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, और हमेशा r और p के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री, तो आर पी साइन 90 तो 1 हो जाएगा, r इंटू पी आ जाएगा। कहने का मतलब अगर हम मैग्नीट्यूड लिखें इसका तो क्या आ जाएगा, एम वी आर, ठीक है। ये सिंपल जानते हैं, इतना एलेबोरेट करने की जरूरत नहीं थी। सर्कुलर पाथ पे अगर कोई बॉडी चलती है तो उसका एंगुलर मोमेंटम एम वी आर होता है, ठीक है, बस एक्सप्लेन किया इसको मैंने। तो ये एम भी कांस्टेंट, वी भी कांस्टेंट, क्वेश्चन में बोला गया स्पीड कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट, तो ये मैग्नीट्यूड इसका तो कांस्टेंट रहेगा, और डायरेक्शन हमने अभी दिखाई हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा रिमेन सेम इन मैग्नीट्यूड, रिमेन सेम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, तो सेकंड ऑप्शन सही हो गया। ओके, नेक्स्ट है एक स्फीयर है 2 kg का, रेडियस है 1/2 मीटर, दैट मीन 0.5 मीटर, is rolling with an initial speed of 1 meter per second, goes up an inclined plane which makes an angle of 30 degree with the horizontal plane, okay, without slipping. How long will the sphere take to return to the starting point A? और इसमें फिगर भी बना हुआ है, तो क्या है, इसमें स्फीयर है, ओके, ये देखिए इस तरीके से है, ये 30 डिग्री पर एक इंक्लाइंड प्लेन है ये, और स्फीयर जो है इनिशियली इस डायरेक्शन से ऐसे जा रहा है, ये स्फीयर है, ठीक है, इसका मास दिया है, रेडियस दी है, और ये किसी स्पीड v से जा रहा है, ये भी दिया है, मास दिया है शायद 2 kg, और रेडियस दी है शायद 1.2 मीटर, और स्पीड दी है 1 मीटर पर सेकेंड। लेट मी चेक, 2 kg 0.5 मीटर, दैट मीन्स 1/2 मीटर, एंड 1 मीटर पर सेकेंड, ओके। अब ये इंक्लाइन पे चढ़ना स्टार्ट करेगा,
ठीक है। अब ये इंक्लाइन पे ऐसे यहाँ से ऐसे जाएगा, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, फिर इस पे स्टार्ट कर देगा चढ़ना। उसके बाद में क्या करेगी, इसकी स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और कहीं तक जा करके ये रेस्ट में आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से वापस आएगा, और इस पॉइंट को ए बोला गया है। तो उन्होंने ये कहा है कि यहाँ से जब ये स्टार्ट करेगा ऐसे चढ़ना और यहाँ तक जाएगा, वापस फिर यहाँ तक आएगा, तो टोटल रिटर्निंग में कितना टाइम लगेगा, तो जाना और वापस आना टोटल टाइम पूछा गया है। ठीक है, टाइम टेकन टू रिटर्न बैक टू ए। ओके, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक गया, वापस आया। अब इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम एक डायरेक्शन का टाइम निकाल लें, उसको डबल कर दें, आंसर आ जाएगा। क्योंकि जितना टाइम ये जाने में लगेगा उतने टाइम इसको वापस आने में लगेगा, क्योंकि सेम एक्सीलरेशन से ये अपवर्ड जाएगा और सेम एक्सीलरेशन से डाउनवर्ड भी आएगा। क्योंकि जैसे इस पे ये चढ़ना स्टार्ट करेगा, इसमें एक एक्सीलरेशन आ जाएगा, फ्रिक्शन काम करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। फिर वही पूरी एनालिसिस करेंगे, लेकिन हमें फार्मूले याद है तो हम कर सकते हैं सीधा। ओके, और भी तरीके हैं, कई सारे तरीके से कर सकते हैं। तो टाइम कैसे निकले, तो अभी यहाँ पर जब ये जैसे ही यहाँ से स्टार्ट करेगा चढ़ना, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर इसकी क्या होगी, जो जिस वेलोसिटी से आ रहा था, कितना, ये, तो 1 मीटर पर सेकंड से चढ़ना स्टार्ट किया और जाते 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 यहाँ तक 0 होगी। तो हम लगाएंगे v इज इक्वल्स टू u माइनस ए टी, माइनस क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन इस तरफ काम करेगा, वेलोसिटी इधर है। ओके, बैकवर्ड डायरेक्शन में स्पीड इसकी कम होती जाएगी, वेलोसिटी कम होती जाएगी, तो एक्सीलरेशन माइनस में होगा, इसलिए माइनस लिखा। वैसे भी जानते हैं इधर ही को होगा। ओके, क्योंकि जी साइन थीटा एम जी साइन थीटा इधर काम करेगा, उसकी स्पीड को डाउन कराता जाएगा, और फ्रिक्शन इधर काम करेगा जो उसके रोटेशनल मोशन को कम कराता जाएगा। तो दोनों ही मोशन कम होते जाएंगे, ट्रांसलेशनल स्पीड भी, रोटेशनल स्पीड भी। ओके, तो उस पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, हमें सिंपल जो काम कहा गया वो करेंगे। तो फाइनली वेलोसिटी क्या होगा, 0, इनिशियल क्या था 1 मीटर पर सेकेंड, माइनस ए इंटू टी, इनिशियल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड थी। तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 1 बाई ए। ओके, अब ए को हम जानते हैं, डिस्क है, क्या है, डिस्क है ना, नहीं स्फीयर है, तो स्फीयर ए को हम जानते हैं जी साइन थीटा अपॉन क्या होता है 1 प्लस सी। स्फीयर के लिए सी कितना है 2/5, 2/5 रखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 7/5, 5 ऊपर चला गया तो 5/7 जी साइन थीटा। और जी की वैल्यू कितनी दी हुई है वो भी देख लेते हैं, जी नहीं दिया हुआ है, अगर नहीं दिया है तो 9.8 ले लेंगे, और थीटा दिया हुआ 30, तो ये 1/2 हो जाएगा साइन 30। दैट मीन्स कितना हो गया, दैट मीन्स हो गया 5g बाई ये 1/2 हो गया 14। कितना आ गया ये, यहाँ पुट कर देते हैं, तो 1/a करें, a की वैल्यू है, उसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो 14/5g। ठीक है, ये एक तरफ का टाइम लगा, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2t, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया इसको, तो हो जाएगा 28/5 इंटू जी को लिखेंगे 9.8। 9.8 को हमेशा हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4.9 ऐसे लिख सकते हैं, और ये पॉइंट हटाया 0 बना दिया, 5 2 जा 10, तो ये 0 कैंसिल हो गया, 7 7 जा 7 चौके 28, कितना हो गया 4/7। तो करेंगे इसको, करेंगे 7 पना 35, 5 बचा 50 हुआ, 7 7 49, फिर 7 1 7 एंड सो ऑन, तो 0.571 सेकेंड, इतने सेकेंड लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने वापस आने में। तो इसमें है ऑप्शंस 0.60, 0.52, 0.57 एंड 0.80, तो 57 हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, ए थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस स्मॉल r
तो ये सर्कुलर रिंग है, ओके, rotating about its axis with an angular speed omega. Two particles having mass small m each are now attached at diametrically opposite points. The angular speed of the ring will be, ये भी सिंपल है, इसमें भी हमारा क्या है, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन काला लगेगा। एक रिंग है और इस रिंग का जो है मास है m और रेडियस है r, और ये अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रही है, ठीक है। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, आई इंटू ओमेगा। आई कितना होगा रिंग का, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो ये अपना आई बना गया, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू ओमेगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा। अब क्या किया गया, डायमेट्रिकली अपोजिट, ये इसका डायमीटर है, अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर एक मास m ऐसे जेंटली प्लेस कर दिया गया, अटैच कर दिया गया, और यहाँ पर एक मास स्मॉल m अटैच कर दिया गया। अब इसके बाद क्या पूछा गया है, इसके बाद पूछा गया है कि अब एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी। तो जैसे ये प्लेस करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज कर जाएगा, तो एंगुलर स्पीड डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि आई इंटू ओमेगा क्या रहना है, कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहना है, क्योंकि हमने कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं अप्लाई कर रखा है इस पर, सिंपली इस पर रख दिया गया। और ये फोर्स, इसका जो mg फोर्स होगा वो कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। इसके अबाउट जितना ये इधर प्रोड्यूस करेगा उतना ये इधर प्रोड्यूस करेगा, नलीफाई कर देगा, ये इधर को करेगा वो उधर को करेगा, नेट टॉर्क जीरो, तो इंटरनल है ये, टॉर्क जीरो बन जाएंगे। इसका मतलब टॉर्क अगर जीरो है तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है, हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, एल इज इक्वल टू, ठीक है, आई ओमेगा। तो पहले ये है, बाद में कितना हो जाएगा देखिए, बाद में ये L1 कह देते हैं और L2 क्या हो जाएगा, दिस जो रिंग है उसका अपना तो रहेगा ही एम आर स्क्वायर ओमेगा। अब जब m और m को पुट कर दिया गया तो इसकी जो एंगुलर स्पीड है वो बदल के क्या हो गई, मान लेते हैं ओमेगा डैश, वो बदलेगी, तभी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रह पाएगा। तो हमारी रिंग का क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश, प्लस इसका हो जाएगा यहाँ से r डिस्टेंस, यहाँ से इसका भी हो जाएगा एम आर स्क्वायर, और ये भी पॉइंट पार्टिकल है, इसका भी एम आर स्क्वायर, तो 2 mr², इतना हो जाएगा। ये क्या बना, आई, हम लिखने क्या जा रहे हैं, आई इंटू ओमेगा, तो ये आई हो गया, केवल आई लिखना है, और यहाँ पर हम ओमेगा डैश लिखेंगे, या तो दोनों के साथ ओमेगा डैश लिखते, बात वही है, हमने ओमेगा डैश कॉमन ले लिया। तो एम आर स्क्वायर प्लस 2 mr², नेट अपना क्या हो गया, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा डैश, ओके। ये दोनों बराबर होने चाहिए, बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं, एम आर स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर प्लस 2 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश। यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल, ओमेगा डैश की वैल्यू आ जाएगी एम ओमेगा अपॉन 2m प्लस कैपिटल M। ये आंसर है अपना, यही आंसर एक ऑप्शन में दिया हुआ है, दिस आंसर इज थर्ड ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्फीयर ऑफ रेडियस a and mass m rolls along horizontal plane with constant speed v naught, okay, it encounters an inclined plane, okay, at an angle theta and climbs upward. Assuming that it rolls without slipping, how far up the sphere will travel, कितना हाइट ऊपर तक ये स्फीयर जाएगा, ये पूछा गया। क्या कहानी दी गई है, कहानी ये दी गई है कि
ये हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, थीटा एंगल पे, और इधर से एक स्फीयर वी नॉट स्पीड से चलता आ रहा है, और इसका स्मॉल मास m है, और रेडियस इसकी स्मॉल a है। ये कहानी है, मास m, स्मॉल a और स्पीड v नॉट। ओके, और ये चढ़ना स्टार्ट करता है इस पे, इंक्लाइन प्लेन पे। ओके, प्योर रोलिंग एज्यूम कर रहे हैं। हाउ फार स्पीयर विल ट्रेवल, ओके, एज्यूमिंग दैट रोल्स विदाउट स्लिपिंग, हाउ फार अप, ओके, स्फीयर विल ट्रेवल, हाउ फार अप। अब इसका मीनिंग हम क्या निकालें, हाउ फार अप, हाइट या फिर ये लेंथ, ये इस पे इंक्लाइन प्लेन पे, तो ये इंक्लाइन प्लेन की बात कर रहा है। हाउ फार कितना, मतलब कितनी डिस्टेंस आगे ये इस इंक्लाइन प्लेन पे जाएगा, ये एस पूछा गया है। ठीक है, कहाँ तक पहुंचेगा वही एस होगी। ठीक है, हाइट के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं ये लुढ़कते लुढ़कते यहाँ तक आ गया, और यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट क्या है, एच। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है, एच है। अब देखिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर अगर प्योर रोलिंग होगी तो कोई स्लिपिंग हो नहीं रही है, कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा, तो वो कोई वर्क नहीं करेगा। नॉर्मल रिएक्शन कोई वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो कोई और फोर्स एक्सटर्नल वर्क नहीं कर रहा है, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा, कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मतलब फिर क्या, हमारा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। तो अभी कितनी हमारे पास इस स्फीयर के पास टोटल एनर्जी है, हाफ m वी नॉट स्क्वायर 1 + c। 1 + c क्यों ले लिया, क्योंकि रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है, इसलिए ये टोटल इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। ये हम प्रूव करा चुके हैं। अभी इतनी है, और फिर यहाँ जाकर के इसकी क्या हो गई, जीरो हो गई। अभी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो है क्योंकि हाइट जीरो है। ओके, और ये है हमारी काइनेटिक एनर्जी टोटल, दोनों का समेशन ये हुआ। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है, बट पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, mgh। तो सिंपल सी बात है, mgh कर दो इसको, कहानी खत्म हो गई। h कितना आ जाएगा, h आ जाएगा आपका वी नॉट स्क्वायर बाई 2g1 + c। जी यहाँ आ गया 2g, वी नॉट स्क्वायर 1 + c। स्फीयर के लिए c कितना होता है, 2/5, 2/5 + 1 कितना हो जाएगा, 7/5। तो ये हो जाएगा 7/10, और वी नॉट स्क्वायर बाई जी, 2/5 रखा तो 7/5 आया, 5 यहाँ 10 हो गया, 10g, और यहाँ हो गया 7 वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये बिल्कुल सही। ये आया हाइट, बट हमें चाहिए क्या, कि हाउ लॉन्ग, कितना ये ऊपर जा रहा है, तो थीटा तो ये भी होगा। ठीक है, ये एस बताना है, एस कितनी लेंथ तक आगे गया मैक्सिमम। तो हम एच और एस में रिलेशन जानते हैं, एच क्या होगा, एस साइन थीटा। तो एच की जगह हम क्या रख देंगे, एस साइन थीटा। साइन थीटा को उधर भेज दिया, तो एस की वैल्यू आ गई, कितना ये आगे तक जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा 7/10 वी नॉट स्क्वायर बाई जी साइन थीटा। ओके, ये अपना आंसर हो गया। अब इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा है, 10 वी नॉट स्क्वायर बाई 7g साइन थीटा, वी नॉट स्क्वायर बाई 5g साइन थीटा, 2/5 वी नॉट स्क्वायर बाई 2g साइन थीटा। इसमें से तो कोई मैच नहीं कर रहा है, तो देख लेता हूँ मैं पीछे इसका आंसर की। आंसर की में भी कुछ नहीं दिया है, स्टार बना हुआ है। स्टार का मतलब क्या है, नो ऑप्शन इज मैचिंग।
स्टार का मतलब ये है। ओके, इसका मतलब ये बोनस क्वेश्चन आया होगा। कई सारे पिछले प्रीवियस ईयर्स में बोनस क्वेश्चंस आए, तो चारों में से कोई मैच नहीं किया, तो किसी ने भी अटेम्प्ट किया होगा तो बोनस मिला होगा। ओके, स्टार का मतलब यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। क्योंकि अनसॉल्व है और पीछे आंसर की में स्टार बना हुआ है, स्टार का मीनिंग लिख रखा है, नो ऑप्शन इज मैचिंग। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 क्वेश्चन भी और है। ठीक है, तो अभी चलो करते हैं, से टाइम हो चुका है। करते हैं जितने कर पाते हैं, क्योंकि इसमें स्टोरेज प्रॉब्लम है थोड़ी सी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए कॉर्ड इज वाउंड, ओके, around the circumference of a wheel, okay, of radius r. The axis of the wheel is horizontal and the moment of inertia about it is I. Axis के about moment of inertia I है। A weight mg is attached to the cord at the end. The weight falls from rest, okay, वो weight rest से fall कर रहा है after falling through a distance h. जब वो वेट h डिस्टेंस नीचे फॉल कर गया तो बताना है द स्क्वायर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील विल बी। तो उस समय एंगुलर स्पीड के का स्क्वायर कितना होगा, चार ऑप्शन दिए हुए। क्वेश्चन में क्या कहा है वो कर बनाते हैं पहले। एक कार्ड है जो वाउंड की गई है सरकमफरेंस, व्हील के सरकमफरेंस पे, उसकी रेडियस r है और एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I। मतलब ये है, ये व्हील है, इसके ऊपर एक कार्ड वाउंड है, ठीक है, और उसका ये एंड है और यहाँ पर एक मास लटका दिया गया है m। और ये जो है व्हील अपनी एक्सिस के अबाउट, एक्सिस कैसी है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसके अबाउट रोटेट कर रही है और इसका अपनी एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I है, ये दिया हुआ है। ठीक है, और इसकी रेडियस जो है वो स्मॉल r है, स्मॉल r रेडियस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, circumference of the wheel radius r, ओके, और mg वेट अटैच्ड है, मतलब मास m अटैच्ड है और इस मास को रेस्ट से छोड़ा जाता है और h हाइट नीचे जाने के बाद कितनी एंगुलर स्पीड से ये रोटेट कर रहा होगा ये पूछा गया है। द स्पीड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, द स्क्वायर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील, ओके, इसकी एंगुलर वेलोसिटी उस समय कितनी होगी, ये जाकर के कहाँ पहुंच गया, h डेप्थ नीचे चला गया यहाँ से यहाँ तक, ये h हाइट नीचे आ गया, ओके, तो इस समय इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी ये पूछी गई। इस एंगुलर वेलोसिटी का एक्चुअल में स्क्वायर पूछा गया है, ये तो किसी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही होगी, वो स्क्वायर उसका पूछा गया है। रेडियस r है, इसका मास है ये। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए, इसको इनिशियली रेस्ट से ऐसे छोड़ दिया गया और ये ऐसे जाएगा, यहाँ तक आते आते इसकी कुछ वेलोसिटी हो गई v। अभी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग जानते हैं किसी को भी रेफरेंस मान सकते हैं, ओके। तो ये लाइन जो है इसको मैंने रेफरेंस लेवल मान लिया, ये रेफरेंस लेवल है हमारा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यहाँ पर हाइट को क्या मान लिया, 0, ओके। तो इनिशियली ये कितनी हाइट पे था, h हाइट पे, तो अभी इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, mgh, कितनी काइनेटिक एनर्जी है, 0, क्योंकि स्पीड 0, छोड़ा गया, यहाँ आते 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 इसकी वेलोसिटी हो गई v।
तो यहाँ पर इसकी एनर्जी कितनी हो गई, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0। ठीक है, तो ये जो बॉडी है इसके पास इनिशियल टोटल एनर्जी कितनी है, mgh। इस पे विचार करिए, mgh इज द टोटल एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम, क्योंकि ये अभी रोटेट नहीं कर रहा है, ना ही ये ट्रांसलेट कर रहा है, तो इसकी तो कोई एनर्जी नहीं हुई, केवल इसके पास कितनी एनर्जी है, mgh। ठीक है, ये तो अपनी जगह पे फिक्स है, इसकी भी कुछ हाइट होगी तो इसकी भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, कैपिटल एच मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अगर हम पूरा सिस्टम लेना चाहें तो ये कैपिटल एच ले लिया। ओके, तो अभी इसकी ना रोटेशनल एनर्जी है ना ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है, केवल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पूरे सिस्टम की इनिशियल एनर्जी कितनी है, mgh प्लस mgh, mgh प्लस कैपिटल mgh, इतनी एनर्जी है। अब जैसे ही इसको छोड़ा गया तो स्पीड इसकी बढ़ती जाएगी, यहाँ पर इसकी कितनी हो गई एनर्जी, हो गई जाकर के हाफ एम वी स्क्वायर। और जब ये स्पीड बढ़ती जाएगी तो ये भी रोटेशन इसका बढ़ता जाएगा, तो उस समय उस इंस्टेंट पे ये ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रही होगी, ट्रांसलेशन तो इसमें हो नहीं रहा, तो इसके अंदर एक और एनर्जी आ जाएगी, कौन सी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसमें आ गई। इनिशियल कितनी थी, mgh प्लस mgh। अब फाइनली जब ये यहाँ पहुंच चुका है, ठीक है, पूरे सिस्टम की लिख रहा हूँ इनिशियल और फाइनल, सिस्टम में ये दो चीजें हैं, तो अभी इसकी हाफ एम वी स्क्वायर हो गई, इसकी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो गई, इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, क्योंकि इसको हमने रेफरेंस लेवल मान रखा है, हाइट 0, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। इसकी पोटेंशियल एनर्जी अभी भी वही है, mgh, तो इसको लिखेंगे mgh। ठीक है, इसका मास मान लेता हूं मैं कैपिटल M। ओके, तो ये एनर्जी कंजर्वेशन लग गया। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं। क्यों, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज द कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो गया। और देखो, इतना ना करने के बजाय हम सीधे कर सकते थे, क्या कर सकते थे कि ये जो है इसके पास mgh एनर्जी है भी, और ये एनर्जी इसकी हो गई 0। mgh एनर्जी जो है इसकी जो थी, यहाँ हाइट 0 बन गई, तो इसने कितनी एनर्जी लॉस की, mgh। तो ये लॉस हुई एनर्जी जाएगी कहाँ, ये दो जगह जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि यहाँ से आते आते अपनी स्पीड एक्वायर कर लिया है, इसकी काइनेटिक एनर्जी में, प्लस इस व्हील की या डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में, तो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। ये पोटेंशियल एनर्जी ओनली mgh किसमें गई, डिवाइड हुई, डिस्ट्रीब्यूट हुई, इसकी काइनेटिक एनर्जी में और इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में, इसकी ट्रांसलेशनल, इसकी रोटेशनल, वही चीज़ आ रही है। देखो mgh इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इसकी हो गई प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इसकी, ये कैंसिल हो गई। तो अब एक और चीज है हमारे पास, कंस्ट्रेंट जो हम कहते हैं। तो ये जो पॉइंट है, जितनी स्पीड से ये स्ट्रिंग का पॉइंट जा रहा है नीचे, उतनी स्पीड से ये भी जा रहा है, उतनी स्पीड से ये भी जा रहा है, उतनी स्पीड से ये भी जा रहा है, तो ये टेंजेंशियल स्पीड हुई v। v को हमेशा हम क्या लिख सकते हैं, r ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पर v की जगह r ओमेगा रख देंगे। तो कहने का मतलब mgh इज इक्वल टू हाफ m, v की जगह r ओमेगा, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 2mgh इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 2 तो कैंसिल हो गए, ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, आई प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया तो mr स्क्वायर,
तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2mgh अपॉन I प्लस mr स्क्वायर। दिस इज द स्क्वायर ऑफ द एंगुलर स्पीड। और ये पहला ही ऑप्शन सत्य है। फिर एक कोनिकल पेंडुलम पे है, 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं, ये कल करा देता हूँ। अभी इतना ही रखते हैं। थैंक यू।